ठीक है, आगे चलते हैं। कोई वॉलंटियर करेंगे इसको? बचे हुए चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। हाँ जी भैया, मैं कर लेती हूँ। मैं करूँ भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। जो स्वयं कलेशित रहेगा वह दूसरे को कलेश पहुंचाएगा ही, क्योंकि यह नियम है कि जिसके पास जो होगा वह उसे बांटेगा ही। उपरोक्त 5 अपरिमार्जित प्रवृत्तियों के समाधान के रूप में 5 परिमार्जित मूल्य प्रवृत्तियां भी हैं, जो असंग्रह, समृद्धि, स्नेह, विद्या, सरलता तथा अभय है। इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न संपूर्ण संवेग और प्रवृत्ति क्रमश उदारता, निर्विरोधता, निर्विरोध, यथार्थ ज्ञान, सह अस्तित्व तथा धैर्य उद्गमित होता है, जिससे हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह, तृप्ति, उल्लास तथा आह्लाद की निरंतरता बनी रहती है, जिसकी अनवरत प्रतीक्षा में मानव है। अनुभव बोध से संकल्प से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से आशा, आशा से संवेग, संवेग से क्रिया, क्रिया से अध्ययन तथा अध्ययन से बोध होता है। यह इच्छा तथा क्रिया की क्रम गति है। संग्रह मात्र धन का ही है, जो प्रतीक मूल्य है। उत्पादित व संपादित भेद से वस्तुएं हैं। संपादन प्राकृतिक वस्तुओं से उपलब्धि के संपादन संज्ञा है। उत्पादन प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक संपादित वस्तुओं को मनाकार अनुरूप आकार प्रदान करना ही उत्पादन है। वस्तु का संग्रह नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग व परिणाम निश्चित है। रूपांतरण स्वश्रेष्ठता की मान्यता के आधार पर घृणा, दुर्बलता की तुलना में हिंसा तथा दूसरों के विकास के प्रति ईर्ष्या है, जबकि स्वश्रेष्ठता के अनुरूप असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता, अपने को पर विकास अनुरूप जागृति अनुरूप पाने का प्रयास ही स्पर्धा तथा दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। हिंसात्मक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज, वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा तथा राष्ट्र के स्तर भेद से है, जो द्वंद्व एवं प्रतिद्वंद के रूप में परिलक्षित होता है। हिंसा की प्रतिहिंसा, द्वंद्व की प्रतिद्वंद, अपराध का प्रतिकार अवश्यम भावी है, अतः द्वेष कामना किसी भी देश व काल में मानव की जागृति के लिए सहायक नहीं सिद्ध हुई है। अविद्या अथवा अज्ञान जैसा जिसका रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म है, उसको उसी प्रकार समझने योग्य जागृति के अभाव की अविद्या अथवा अज्ञान संज्ञा है। अभिमान स्वबल, बुद्धि रूप पद व धन को श्रेष्ठ तथा अन्य को नेष्ट मानने वाली प्रवृत्ति की अभिमान संज्ञा है। आरोपित मान भी अभिमान है। इकाई समष्टि के अंश के रूप में है। प्राण भय, पद भय, मान भय तथा धन भय, यह भय के 4 कारण भेद है। प्राण, पद, मान तथा धन यह स्थानांतरण तथा परिवर्तन से मुक्त नहीं है। सॉरी, मैं ये इसको लाइन को पढ़ के थोड़ा स्टॉप हो गई, 1 मिनट। प्राण, पद, मान तथा धन यह स्थानांतरण तथा परिवर्तन से मुक्त नहीं है। प्राण भय शरीर के अस्तित्व के विपरीत में जो मृत्यु की कल्पना है वह प्राण भय है। पद भय एक से अनेक तक पाई जाने वाले अधिकार की पद संख्या है तथा इसके विरोध में पद भय संख्या है। मान भय यश के विपरीत में या विरोध में मान भय संज्ञा है। धन भय धन के विरोध में की संभावना अथवा स्थिति को धन भय संज्ञा है। उपरोक्त वर्णित चारों उपलब्धियों अर्थात प्राण, पद, मान और धन सामयिक है, जिन्हें स्थायी समझ लेना ही संकट का कारण है, क्योंकि प्राण का हरण, पद का पतन या वियोग, मान का भंग तथा धन का व्यय यह नियति क्रम सिद्धियां हैं। अतः मानव के लिए परम लाभ मानवीयता का उपार्जन ही है, जिससे मानव सुखी होता है। सर्व शुभ हो। बढ़िया दीदी, थैंक यू।
है, तो जैसा कि अभी हमने कहा, ये मानवीयता वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर ये वाली जो अनुभूति जिससे हमने शुरू किया, ये अपने आप में काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसा ही है कि जो स्वयं क्लेशित रहेगा वह दूसरों को क्लेश पहुंचाएगा ही, क्योंकि यह नियम है कि जिसके पास जो है वह उसे बांटेगा ही। ठीक है, तो ये वाला ये सूत्र के रूप में या अनुभूति के रूप में जिसके पास जो है वो उसे बांटेगा ही, ये मध्यस्थ दर्शन में बार बार आता है। और मुझे लगता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसको देख ही पाते हैं। अपने हमारे व्यवहार में जितने भी इंटरेक्शंस रहते हैं उनमें सामने वाले से क्या बात करनी है कि नहीं करनी है, हम काफी बार जो है सामने वाले का मूड का आंकलन करके ये डिसाइड करते हैं कि बात की जाए या ना की जाए। तो अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, मतलब सामने वाला दुखी है, तो ये सूत्र पढ़े बिना भी हमारे को आभास पहले से भी चल ही रहा था कि भैया ऐसे में बात करना ठीक नहीं है। जिसके पास दुखी है वो दुख बांटेगा ही, तो वो दुख मेरे तक भी पहुंचेगा, और हम तो दुखी होना चाहते नहीं है। है, तो ये जितना हमने मूड देखकर बात करने वाला अपना अपने में पहचान पाए, तो वो सीधा यहाँ से लिंक होता है, जिसके पास जो होगा वह उसे बांटेगा ही ना। भैया अच्छा। हाँ ऐसे जी। भी होता है कि इसमें जैसे कोई आपको ये कहता है कि आपके व्यवहार की वजह से ही वो आपको ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मतलब ये हम्म, भी एक मान्यता है ना, क्योंकि आप ऐसे हो इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो भी कहता है कोई, वो उसके कहने के ऊपर है। हम अपने में नियम को समझें, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नियम के रूप में हमको ये वाली बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। उसने अपना जो अनुमान लगाया हुआ है, अपना निष्कर्ष लगाया हुआ है अपने बारे में, हमारे बारे में, उसको भी नहीं छोड़े, उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति का ही फैलाव होता है, उसी के स्थिति के अनुसार ही गति होती है। तो अगर वो अंदर से अपने जो है नाराजगी के साथ में, गुस्से के साथ में, चिड़चिड़ाहट के साथ में है, तो वो व्यवहार में निकल कर हमारे तक भी पहुंचेगी। इस तरफ यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं ना। सामने वाले ने जो भी किया हुआ है वो उसको जस्टिफाई कैसे करता है, वो जिसे कहते हैं कि वो अलग चीज है। उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना, वो तो तो। भैया ये मोमेंटरी बात कर रहे हैं या फिर ये, क्योंकि अगर हम देखा जाए उस हिसाब से तो मतलब ये हम कह रहे हैं मोमेंटरी, उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों चीज रहती है, उस मूवमेंट के बात की भी बात कह रहे हैं, और अदरवाइज भी जिस भाव के साथ में है ना, उस मतलब लाइक, अगर अगर किसी के बारे में जैसे किसी के धर्म के बारे में या किसी पड़ोसी देश के बारे में कुछ व्यू रहता है, तो वो वाला व्यू मोमेंट्री नहीं होता, वो काफी बारी व्यू जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो वो भी अपने अंदर की ही स्थिति है, तो हम उस स्थिति के साथ में चल रहे हैं। तो फिर जब भी ऐसा ऐसा अवसर आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम जाने अनजाने उसके साथ में वैसा ही व्यवहार कर जाते हैं, या दूसरे भी वैसा ही कर जाते हैं जैसा उन्होंने माना रहता है। तो ये टेम्परेरी स्तर पर भी ये बात ठीक लगती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में भी देखें तो वहां पर भी जो है लगता है। आप लोग भी अपने में इस चीज को टटोल कर देखें, एक्सप्लोर कर कर देखें, है ना, जो बाबा जी बार बार निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये देखा जाए कि हाँ, ये ऐसा होता है, लगता है कि नहीं। ठीक है भैया। तो ये इसके बाद ये आगे वाला जो आया, उपरोक्त 5 अपरिमार्जित प्रवृत्तियों के समाधान के रूप में 5 परिमार्जित मूल प्रवृत्तियां भी हैं। तो अपरिमार्जित प्रवृत्तियां क्या है? ये संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय। ठीक है, ये जो है 5 जो आई थी पिछली बारी डिस्कस हुई होंगी। तो उससे विपरीत जो है 5 परिमार्जित प्रवृत्तियां जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि संस्कार पूर्वक जो है इनको हम रिफाइन करके क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं अपने में, और वो लाना चाहते भी हैं। वो क्या हुआ? असंग्रह, विच इज इन अदर वर्ड्स समृद्धि, स्नेह, विद्या, सरलता एंड अभय। तो ये 5 जो है ना,
ये इसको यहाँ पर परिमार्जित मूल प्रवृत्तियां कह रहे हैं। और कुछ शब्द आते हैं अदरवाइज भी मध्यस्थ दर्शन में। एक आता है प्राकृतिक नियम, एक आता है बौद्धिक नियम, और एक आता है सामाजिक नियम। तो जिसको हम बौद्धिक नियम कहते हैं, उस बौद्धिक नियम में ये 5 चीज ही आती है ना। तो ये भी हमारा लिंक बना रहे, यहाँ पर उन शब्दों में बात नहीं की गई है, लेकिन यही मिलकर ये 5 चीज ही बौद्धिक नियम है। तो जब हम बौद्धिकता की बात करते हैं, तो वहां पर इन 5 चीजों को ही अपने में जो है एक समरी के रूप में देखें तो ये देखने वाली बात है। इनमें अपने में इनसे हमें जो है वो क्वालिटेटिव चेंज अपने में मिलेगा, और हम चाहते भी है कि ये वाली चीजें जो है इस रास्ते पर मतलब इस तरह से आ जाए। तो इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न संपूर्ण संवेग और प्रवृत्ति, इससे होता क्या है बेसिकली? असंग्रह से उदारता, है ना, स्नेह से निर्विरोध। तो ऐसे वन बाय वन इसको ऐड करते हुए चलेंगे। विद्या से यथार्थ ज्ञान, सरलता से सह अस्तित्व, एंड अभय से धैर्य उद्गमित होता है ना। और इन्हीं से फिर जो है वो मिलजुल कर हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह, तृप्ति, उल्लास, आह्लाद की निरंतरता बनी रहती है, जिसकी अनवरत प्रतीक्षा में मानव है। तो यही चाहते भी हैं बेसिकली हम लोग, हमेशा से मानव इसकी इंतजार में है, ऐसा जो है कह रहे हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये बार बार आते हैं, ये धीरे धीरे हमारे मेमोरी में भी स्थिर रहे, हम आसानी से जो है इसको बोल भी पाए, मतलब रेडिली अवेलेबल रहे हमारे में कि क्या है बौद्धिक नियम: असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। भैया सरलता से क्या मतलब हुआ इसमें? तो सरलता जो है ना दीदी, जो मतलब कई एंगल से देख सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है जिसको मतलब मैं देख पाता हूँ, वो ये है कि हम सहजता के साथ में प्रस्तुत हो पाए। मतलब एक चीज इसमें जो है ना वो आ जाती है, इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर अगर आदमी जो है वो जी पाए। मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर का क्या हुआ कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा जी पाता हूँ, ठीक है। मेरे अपने अंदर के सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। और जिसे कहते हैं कि एक एक स्थिरता है, नॉन मिस्टीरियस तरीके से अगर हम इसको देखें, आडंबर विहीनता को देखें, तो उसको जो है ना मिले जुले इन सारे इंडिकेशंस को देखें, तो ये सारे जो है वो सिंप्लिसिटी को या सरलता को जो है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है भैया। भैया सरलता से सहसुत कैसे मतलब वो कैसे लिंक है उनका? तो मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि सह अस्तित्व जो है ये को एग्जिस्टेंस है। अभी इसमें आगे एक लाइन जो है वो आएगी शायद, अभी मैं देख रहा था, या इससे आगे पीछे किसी और पेज पे थी, ठीक है। तो सब, हाँ, इससे पहले वाले पेज में थी कि सब इकाइयां ना, उसके साथ फिर मैं आपको लिंक करके इसको बताता हूँ थोड़ा सा, जैसा मैंने मेरे मन में आ रहा है। फिर और भी साथी लोग हैं जो अध्ययन क्रम में काफी आगे हैं, विनीता दीदी हैं, सुनील भाई हैं, और लोग भी हैं। राहुल जी भी मैंने देखा था ज्वाइन किए थे, तो जो भी अपनी तरफ से भी ऐड करें। जैसे ये एक सूत्र ना पिछली बार ही आया होगा, पिछले पेज पे या इससे पहले वाले पेज पे: मानव कोटि तक कोई ऐसी इकाई नहीं है जो किसी का आशय ना हो अथवा जो किसी का आश्रित ना हो, है ना। इसलिए समस्त क्रिया अन्य अन्य आश्रित है। तो एग्जिस्टेंस में इंटरडिपेंडेंस है, राइट। पूरकता, उपयोगिता है। कोई मेरे लिए उपयोगी है, किसी के लिए मैं उपयोगी हूँ। पूरा आवर्तनशीलता जो है वो पूरा एग्जिस्टेंस में चल रहा है, इसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो जितना हमें सह अस्तित्व समझ में आता है, उतना मैं अपना भी और सब इकाइयों का रोल और भूमिका उसमें बड़ी आसानी से देख पाता हूँ, उनकी उपयोगिता देख पाता हूँ। और जितनी क्लियरली देख पाता हूँ, उतनी ही क्लियरली उसको बयान भी कर पाता हूँ, एक्सप्रेस भी कर पाता हूँ, है ना, उसकी अभिव्यक्ति भी हो पाती है। तो जितनी जितनी क्लियरली उसको अभिव्यक्त कर पाता हूँ, उसी को एक तरह से सिंप्लिसिटी भी कह रहे हैं, है ना। बड़ी आसानी से, सहजता से जो है। तो सह अस्तित्व समझा हुआ है, तो सह अस्तित्व के बारे में जो है वो
तो सह अस्तित्व में जीना भी हो पाता है और सह अस्तित्व के बारे में बात भी हो पाती है। तो इसी को मेरा जीना और मेरा बात करना उसमें कंसिस्टेंसी के रूप में भी देख सकते हैं। जितना नहीं समझे होते उतना हमें लोगों के जीने में ना कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। भैया ये आदमी कहता तो कुछ है, ठीक है, करता कुछ और है ना? जब जब भी मतलब कोई ऐसी चीज है तो यही देखा जाए कि भाई अभी पूरा समझा नहीं है, इसीलिए इनकंसिस्टेंसी बनी। मैं इसको ऐसे देखा। जी भैया, थैंक यू। भैया आपने जैसे इसी पे एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था इस सूत्र को समझने में कि इसमें है कि मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, तो ये समझ में आ गया, अन्यथा वह भी आसक्ति ही है। और जो ये स्वतंत्र विचार परस्पर पूरक और उपयोगी सिद्ध है ही, तो ये भी तो अन्योआश्रित ही हो गया ना, मतलब हाँ, ये पूरा नहीं, ये पूरे एग्जिस्टेंस को समझना हो गया, है ना? तो मेरे अब विचार जो है वो पूरी समझ के अनुसार है। नहीं तो क्या होता है, देखिए समझ पूरी ना हो तब भी विचार तो आते ही रहते हैं। अगर मैं अपने को भी देखूं तो अब ऐसा लगता है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब समझ में नहीं आया था तब भी अपने में देखने पता चलता है भैया विचार तो तब भी होते ही थे। ठीक है, तो समझ पूरी होगी तो विचार सह अस्तित्ववादी होगा, समझ पूरी नहीं होगी तो विचार तब भी होगा लेकिन तब वो सह अस्तित्ववादी नहीं होगा, तब असह अस्तित्ववादी होगा। वो संघर्ष और समस्या की तरफ लेकर जाता है। तो ये स्वतंत्र विचार जो है ये बेसिकली अनुभव की स्थिति को कह रहे हैं, समझदारी के साथ में जो है उसको कह रहे हैं, है ना? तो इतनी बात मैंने अपनी तरफ से सरलता को सहअस्तित्व से लिंक करके रखा। बाकी भी किसी का ध्यान कहीं जा रहा हो, सुनील भाई, विनीता दीदी, आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहिए अपने तरीके से तो अच्छा रहेगा। इसमें ये विनीता जी सरलता थोड़ा को, विनीता जी। हाँ राहुल भाई बताएं। सरलता को कुछ एक हमारी जो इनेट नेचर है उसके साथ नहीं मेरे ख्याल से जोड़ा गया, जो नेचुरलनेस है। और तो जो नेचुरलनेस है वो उससे डायरेक्ट कोएग्जिस्टेंस यानी जो सहअस्तित्व है वो जुड़ता है। हाँ, तो मैंने इसको उस तरीके से समझा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। नेचुरलनेस है लेकिन कई मतलब यहाँ पर अब ना उस नेचुरलनेस को सह अस्तित्व समझा हुआ है, उसी को नेचुरलनेस है। नहीं तो एक्चुअल में एक क्रिमिनल भी अपनी नेचुरलनेस के साथ में प्रस्तुत हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं जी, है ना? उसकी उसकी वही टेंडेंसी है, वो तो अपने नेचुरली जैसी उसकी विचारधारा है वो उसके साथ ही प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन वो सह अस्तित्व को नहीं समझा। तो जी, हर व्यक्ति का जो अपना वो सोच है वो सह अस्तित्व विचार के साथ में लिंक हो जाए तो वो सरलता है, नहीं तो नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जी। भैया मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैं समझती हूँ कि सहअस्तित्व में हम व्यापक के साथ इकाई है, तो व्यापक पारगामी पारदर्शी है ही, वही क्वालिटी जैसे आपने बताया सरलता में व्यक्त होती है। बिल्कुल। और जैसा है हाँ जी, मतलब कोई व्यापक की पारदर्शिता पारगामी वो चीज इकाई में आती है, मतलब ज्ञान में वो प्रदर्शित होती है। तो अभी साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने अपने मोबाइल पे जो है ना जो परिभाषा संहिता लोडेड है उसमें सरलता को खोल भी लिया है, तो एक बार उसको भी रीड आउट कर लेता हूँ सो दैट एक ऑथेंटिक उसका डेफिनेशन जो है वो भी हम देख पाए। तो इसके 1 2 3 4 5 हाइफनेटेड पॉइंट्स में बाबा जी ने लिखा है। पहला है सत्य सहज प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो सत्य सहज प्रस्तुतिकरण बेसिकली वो न्याय धर्म सत्य में सत्य सुप्रीम है, तो अनुभव के अनुसार जो है मतलब समझदारी के अनुसार जो है वो प्रस्तुतिकरण। दूसरा है ग्रंथि एवं तनाव रहित अंगहार। ठीक है, तो एक तरह से वो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना मतलब अपने अंदर जो है वो मतलब सिंपलिसिटी एक तरीके से ऐसा भी देखे कह रहे हैं कि भाई अगर किसी चीज को समझाने में बहुत मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी समझे नहीं है। सहअस्तित्व तो प्रकट है हमारे सामने, सबको उपलब्ध है और इसको समझा जा सकता है, तो उसको समझने के अनुसार जो जीना हो रहा है उसको कह रहे हैं ग्रंथि एवं तनाव रहित अंगहार। फिर तीसरा पॉइंट आता है आडंबर विहीन।
दिखावा रहित व्यवहार, अभिमान विहीन। ठीक है, तो ये बेसिकली वो वाली चीजें आ गई, ये भी हमने डिस्कस किया था, दिखावा रहित आडंबर विहीन व्यवहार। चौथा है अन्यों में श्रेष्ठता की पहचान। और फिर पांचवा है कायिक वाचिक मानसिक रूप में नियमों का वचन पूर्वक प्रमाणित करना है। तो ये हम जो सिंपल भाषा में कह रहे हैं कथनी करनी में अंतर नहीं है, तो कथनी करनी में अंतर ना हो, वो कंसिस्टेंसी भी रहे, और ये दोनों जो है एक्चुअल में सह अस्तित्व से अटैच्ड भी रहे। नहीं तो हमारे एक दो साथी हैं, वो उदाहरण ऐसा देते हैं कि कथनी करनी में अंतर ना हो, तो किसी ने बोला कि मैं तेरे को लूट लूंगा, और फिर बाद में लूट भी लिया, तो जो कहा था वो करके दिखाया, तो ये तो बड़ा अच्छा आदमी हो गया, ऐसा कहना भी ठीक नहीं बनता। तो कथनी करनी में अंतर ना हो, ये एक पॉइंट है, लेकिन साथ में ये जो है ये सह अस्तित्ववादी समझ के साथ में भी जुड़ा हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये जो है सरलता की परिभाषा जो है इस तरह से लिखी गई है। भैया एक एग्जांपल मैं हाँ हाँ ऐड करना चाहता हूँ, अगर हाँ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली अभी मैं जो बिजनौर गया था, तो आपने भी देखा होगा एक रण सिंह आर्य जी का एक न्यूज वाला प्रोग्राम हाँ भेजा था सभी को। हाँ जी हाँ जी तो उनको वो एक्चुअली, मतलब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो उनको वो एक्चुअली पसंद नहीं आया था जो उन्होंने प्रेजेंट किया था न्यूज वालों ने। अच्छा क्योंकि उनका जो फोकस था वो ये था कि हम मतलब किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, पर उन्होंने मतलब ये मेंशन किया था कि मतलब टीवी में जो हीरो बनाने की प्रवृत्ति रहती है कि एक हाँ आदमी को दिखाया जाए, हम्म जो काम हो रहा है वो बिल्कुल मतलब एक तरह से टीम वर्क हो रहा है ना वहाँ पे, कि हाँ सभी जी लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, तभी हम्म वो हो पा रहा है काम, हम्म है ना। तो उनका चाह थी कि वो दिखाया जाए पूरा, हम्म ऐसा नहीं कि बस मेरा ही चेहरा दिखा के और आपने पूरा बना दिया प्रोग्राम। वो बना भी वैसे ही है। हाँ, तो वो बार बार इस चीज को इंसिस्ट कर रहे थे, पर अल्टीमेटली वैसे ही बना वो, ठीक है कि मतलब एक आदमी को आपने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, मतलब हम्म सरलता का जो हम्म अपोजिट कहेंगे तो विशेषता हो गई, कि मतलब हम्म वो विशेष हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक सरलता होती है तो सहअस्तित्व समझ में आता है कि हाँ सभी का योगदान है, ये सब जो भी हम्म प्रोग्राम या हम्म कार्यक्रम चल रहा है। हम्म तो ये मेरे ख्याल से उस तरह से कनेक्ट हो सकता हाँ है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। मतलब ये सहअस्तित्व समझ में आया रहता है तो सब हाँ, तो रहता है। सबका योगदान समझ में भी आता बिल्कुल है कि हाँ, बिल्कुल कि सभी का इकट्ठा ये प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि मैंने ही हम्म कुछ किया है। ठीक है। तो रजत भाई का सवाल था कि सरलता जो है ये सहअस्तित्व से कैसी लिंक होती है, तो भैया कुछ कुछ बात हो गई है, बाकी थोड़ा सा आप अपने में भी है ना मनन चिंतन करेंगे तो और क्लैरिटी भी बनेगी। जी भैया। हाँ भैया जी इसमें हाँ ये जी स्नेह और निर्विरोध को भी थोड़ा सा लिंक करके बता देंगे तो बढ़िया होगा। भैया ये तो मेरे को लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब हम देख ही पाते हैं कि जितना स्नेह का भाव रहता है उतना विरोध का भाव नहीं रहता है। तो कम से कम भाव रूप में विरोध नहीं रहता है, भाव रूप में सहयोग ही रहता है। कई बारी बात करने में वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भाव रूप में सपोर्ट रहता है ना। हमारे कई बारी परिवार का ही कोई सदस्य, कोई छोटा भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, गलती करें या कुछ ऐसा लग रहा हो कि अटपटा हो रहा है और हम कुछ कहते हैं और वो रिजॉल्व नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि चल तो ये विरोध रहा है, लेकिन लेकिन भाव रूप में देखा जाए तो भाव रूप में सामने वाले को हम सपोर्ट ही करना चाहते हैं, है ना। तो अदरवाइज जो विरोध के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे मतलब हम है, हमारे पड़ोसी देश हैं या दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, और भी बड़ी सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर दोनों ने आर्मी रखी हुई है, और ठीक है भैया वो एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा हमला करने का भी तैयारी रहती है, अरेंजमेंट रहते हैं, हमारी कितनी तैयारी है, दूसरे की कितनी तैयारी है। तो इसको विरोध देखें तो एकदम से देख पाते हैं कि स्नेह का भाव नहीं है, इसलिए ये सब कुछ जी जी। है
है ना। मतलब ये मेरे को इस तरह से एकदम से ध्यान आया जब आपने प्रश्न पूछा है। अगेन मतलब आई विल इनवाइट सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें बेशक, क्योंकि आप सभी इन शब्दों को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ख्याल आता है, तो आपके उदाहरण भी हम सब सुनना चाहेंगे। जिसके मन में जो आता हो प्लीज ऐड कीजिए। हाँ जी जी। हाँ जी। ये अभी हम सरलता की बात कर रहे थे ना, तो सरलता को राहुल जी ने भी जैसे बोला ना कि मूल नेचुरलनेस के बारे में बात की। तो नेचुरलनेस से मेरे ख्याल उन्होंने वो मूल आचरणों के हिसाब से भी बात करी होगी कि ये आचरण है ना, उस हिसाब से जागृत मानव के कैरेक्टर्स की और आचरण की बात कर रहा था। तो जागृत मानव के जो आचरण है वो 122 आचरण है, वो हम देखेंगे तो अगर हम तो हर आचरण जो है ना वो सारे के सारे मिला के ही एक मानव मनुष्य को बनाता है। हर मनुष्य में इसका एक जरा सा कण होता है, लेकिन जब वो जागृति की तरफ से मतलब अनुभव मूलक जब अभिव्यक्त होता है तो ये सारे के सारे आचरण मतलब खुल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सारे के सारे खिले हुए होते हैं। तो उस हिसाब से तो फिर जब सरलता की बात करी थी तो अभी सुनील जी ने भी जैसे उदाहरण दिया, तो सरलता जो है वो गौरव का शिष्ट मूल्य भी है, शिष्ट मूल्य है गौरव का। तो मतलब जब वो गौरव जो है वो आपका सहअस्तित्व से भी जुड़ता है, कि जब आप उसमें आप कहीं किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को जागृति पथ पे मानते हैं, किसी को जो हमने बात की इंटरडिपेंडेंट सहअस्तित्व अनन्याश्रित होने की जो बात करी और टीम वर्क की बात करी, तो उसका भाव से सरलता निकल के आती है, वो सरलता की तरह व्यक्त होती है, अभिव्यक्ति गौरव में सरलता अभिव्यक्त होता है। तो वो उस तरह से जुड़ा जो आर्य जी की बात करी आपने। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। तो ये वाली अनुभूति काफी डिस्कस हो गई, अभी अगली पे देख लेते हैं थोड़ा बात करके। तो अनुभव, बोध, संकल्प से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से आशा, आशा से संवेग, संवेग से क्रिया, क्रिया से अध्ययन तथा अध्ययन से बोध होता है। यह इच्छा तथा क्रिया की क्रम गति है। तो ये अगेन एक सर्कुलर सी अनुभूति आई है, तो जिसके एंड में कंक्लूजन के रूप में कह रहे हैं कि ये इच्छा तथा क्रिया की क्रम गति है। तो क्या कह रहे हैं कि अनुभव बोध जो संकल्प है, जब हम जीवन क्रिया देखते हैं तो मतलब मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब हम इतने लंबे समय से जुड़े हैं, तो जीवन क्रिया जो है वो धीरे धीरे करके, जैसे ही हम जीवन क्रिया कहें और 10 क्रिया कहें, तो वो जो जीवन क्रिया वाला चार्ट है वो सबके मन में चित्रित है पहले से ही, है ना। और अगर ऐसा लगे कि अभी पूरी तरह से चित्रित नहीं है, तो हम उसको कई बार बीच में थोड़ी थोड़े टाइम के बाद में दिखा भी सकते हैं। अभी मैंने बात करते करते खोल भी लिया था कि भाई कम से कम वो जो है ना हमारे सामने लिंक हमेशा रहे। जैसे जैसे अब हम अध्ययन क्रम में आगे चलेंगे, वो वाला चित्र हमारे मन में स्थिर होना बड़ा जरूरी है। तो दोबारा से कोई बोलें तो मैं स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए शेयर करूं, या ऐसे ही क्लियर है तो बात करते हुए चल सकते हैं? प्लीज बताएं। मेरे पास जो प्रश्न उठ रहे हैं वो ये है कि अनुभव बाद की स्टेज है और इच्छा पहले की स्टेज है। उस डायग्राम में भी अगर मैं उल्लेख कर पा रहा हूँ, तो इस अनुभूति में स्टार्टिंग अनुभव कैसे शुरू हो रहा है? तो फिर ऐसा करते हैं, उस डायग्राम को ही ले आते हैं सामने और फिर बात भी कर लेंगे। एक सेकंड दीजिए, बस थोड़ा लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये है जीवन क्रिया वाला
चार्ट। तो अनुभव जो है वो ऊपर की स्थिति है ना, मतलब वो कह रहे हैं कि इच्छा जो है वो पहले आती है। तो अगर हम ये लेफ्ट साइड पे देखें जहां पर ये समझना लिखा हुआ है, ऐसे में समझने के क्रम में जो है वो इच्छा वाला पार्ट पहले आता है और अनुभव वाला बाद में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम जीने वाली साइड की बात करते हैं तो वहां पर अनुभव पहले आता है और फिर इच्छा वाला पार्ट बाद में आता है। ऐसा कह सकते हैं रजत भाई? जी है ना, ये इसको हमने फिर बाद में इस तरह से एक ये ऐसा एक फ्लो सा भी बनाया था कि ये समझते हुए हम अनुभव संपन्न होते हैं और फिर अनुभव संपन्नता के साथ में जीते हैं, है ना। जब तक अनुभव संपन्न नहीं हुए रहते तब तक 4.5 क्रिया में जीते हैं, है ना। तो इस 4.5 क्रिया का अधूरी समझ से अधूरा जीना, है ना। और फिर 10 क्रिया में बोला पूरी समझ से पूरा जीना। तो ये जो अब तो ऐसे में ये जो इच्छा विचार आशा जो है ये वाली 3 जो है राइट साइड पर ये वाली है, और अनुभव और बोध जो है वो इसके ऊपर वाली दोनों ये यहाँ पर क्रियाएं हैं। तो समझने के क्रम में मेहनत करेंगे और हम अनुभव और बोध की तरफ जो है वो पहुंचेंगे, और फिर राइट साइड में वो अकॉर्डिंगली हमारा जीना जो है वो अनुभव और बोध से ड्रिवन होगा। तो ये जो है ये 10 क्रिया और इनका नाम जो है, और ये हमारा धीरे धीरे अपने में स्थिर रहे, तो हमें जो है ना, मतलब ये एक अच्छे फ्लो के साथ में हम इन सब चीजों को देख पाएंगे। तो इसको जो है वापस अब आकर के हम देखते हैं जो हम बात कर रहे थे कि अनुभव बोध या संकल्प से इच्छा। अब ये राइट साइड में जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं भैया, है ना। संकल्प से इच्छा, फिर इच्छा से विचार, विचार से आशा, आशा से फिर उसका जो एक्टिविटी के लिए इम्पीटस जो मिलता है वो हो गया, और फिर एक्चुअल में कार्य व्यवहार जो गया उसको क्रिया कह रहे हैं, संवेग से क्रिया। और फिर क्रियाएं हो ही रही हैं, उन्हीं क्रियाओं का ही अध्ययन करना है, तो क्रिया का अध्ययन या क्रिया से अध्ययन, और फिर अध्ययन करते हुए ही समझ आएगी, बोध होगा। तो ये पूरा लिंक हुआ अपने से, है ना। अध्ययन से बोध होता है और फिर बोध के अनुसार इच्छा, इच्छा के अनुसार विचार, इस तरह से इसको एक सर्कुलर रूप में लिखा। तो भैया जो क्रिया है, मतलब मुझे लगा कार्य से मतलब है, मतलब क्रिया का हाँ क्या हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल, कार्य क्रिया से मतलब बिल्कुल कार्य व्यवहार सब कुछ मिलजुल करके, है ना। क्रिया हम भी जो कर रहे हैं वो भी क्रिया, और जो अस्तित्व में अदरवाइज भी हो रही है वो भी क्रिया ही है। जैसे धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, अब ये अपने आप में क्रिया हो रही है, ये मानव नहीं कर रहा है उसमें, लेकिन मानव इसका अध्ययन तो करता ही है ना? जी। तो अस्तित्व में बाकी इकाइयां भी कुछ क्रिया कर रही हैं, उसका भी अध्ययन होता है, और मानव भी कुछ करते हैं, उसका भी अध्ययन होगा ही होगा। तो मतलब जो जैसा है उसको वैसा समझना। समझना है, उसी को उसके लिए अध्ययन है। ठीक है दीदी। तो फिर ये अगली अनुभूति आ गई, संग्रह मात्र धन का ही है जो प्रतीक मूल्य है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब धीरे धीरे करके और क्लियर होंगी जैसे हम बाकी की बुक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन इसको अगर एक एक थोड़ा से डिस्कशन के रूप में देखा जाए, क्योंकि चीज सामने आई है, तो क्या कह रहे हैं बाबा जी कि वस्तु का जो है ना वो संग्रह, वस्तु का संग्रह करने की सीमा हो जाती है। ठीक है, तो मानव जो है क्या कर रहा है कि धन के संग्रह पे फोकस हो गया है, इन द सेंस कि हम अपने घर में जिंदगी भर जितना गेहूं या चावल खाएंगे क्या उतना रख सकते हैं जोड़ के? अगर सवाल पूछा जाए तो आंसर यही आएगा कि नहीं रखा जा सकता है ना। कहाँ 50 साल तक के लिए गेहूं और चावल और चीनी जो है ये हम अपने घर में रखेंगे? तो पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, है ना। कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो इनका संग्रह नहीं हो पाता है। तो संग्रह किसका हो पाता है? धन का संग्रह हो। और फिर बाबा जी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें ये क्लियर होंगी कि धन से ना आदमी भय मुक्त नहीं होता है। धन के साथ में भय बना ही रहता है, क्योंकि इवेंचुअली चाहिए तो आदमी को वस्तु,
मतलब आदमी के पास में पैसे बहुत सारे हों और चीजें ना मिल रही हो बाहर, मतलब सारा प्रोडक्शन बंद हो जाए, मतलब कुछ खाने पीने की चीजें ना हो, कपड़े ना हो, तो पैसा जितना मर्जी पड़ा हो वो काम में नहीं आने वाला है। तो अगर थोड़ा सा इसके ऊपर जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि बाबा जी हमारी मदद करेंगे, हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे, तो इस चीज की तरफ ध्यान जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि समय के साथ साथ लोगों के पास में पैसा तो ज्यादा आया, ये हमने देखा है, लेकिन लोग भयमुक्त नहीं हुए। एक्चुअली ऑन दी कॉन्ट्रेरी काफी बार तो ऐसा दिखता है कि लोगों के पास में पैसा आया, पैसा बढ़ा और लोगों का डर भी बढ़ता गया साथ साथ, है ना। तो ये थोड़े से रिफ्लेक्शन के मुद्दे हैं, यहाँ पर एक ब्रीफली इसको मेंशन किया गया है बस, तो इसको हम उसी तरह से ब्रीफली डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेकिन वैसे किसी का ध्यान कुछ ज्यादा हो, कुछ और बात करनी हो तो कर भी सकते हैं, जितनी अभी तक इस सूत्र पे बात हुई। तो ये बहुत ही गहरा सूत्र है। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से रखा भैया, बहुत ही अच्छा। तो इतने से कम वर्ड्स में बाबा जी ने इतना कुछ बोल दिया। लेकिन यहाँ पर धन केवल पैसे से ही है, या धन जैसे बाबा जी कहते हैं कि 3 तरह के धन हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है? नहीं, तो यहाँ पर जो है वो धन जो है, इसको हम ये प्रतीक मूल्य कह रहे हैं ना भैया जी। मतलब हम ना काफी बारी इस शब्द को ना हम एक स्ट्रिक्ट लिटरेरी सेंस में नहीं लिया करेंगे भैया, वो उसकी भी एक लिमिटेशन हो जाती है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर संग्रह मात्र धन का ही है जो प्रतीक मूल्य है। तो प्रतीक मूल्य जो है ये अब ये रिप्रेजेंटेटिव मनी की ही बात हो रही है। ओके। तो अगला आ गया, उत्पादित व संपादित भेद से वस्तुएं हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पर संपादन और उत्पादन जो दो शब्द रखे हैं यहाँ पर, इसका मैंने जितना भी सारी किताबें पढ़ी हैं तो ज्यादा रेफरेंस नहीं आता है इस तरह से, लेकिन बाबा जी ने लिखा है तो हम एक बार इसको मतलब देख लेते हैं कि कहा क्या गया है। तो संपादन है प्राकृतिक वस्तुओं से उपलब्धि की संपादन संज्ञा, है ना। तो मतलब मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट करता हूँ, बाकी किसी का अपने तरीके से भी समझाओ तो वो भी प्लीज ऐड कीजिए, कि एग्जिस्टेंस में या धरती पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, है ना। हम पहाड़ों में गंगा नदी के किनारे बैठे हैं और पानी पीने की जरूरत है, तो गंगा के किनारे बैठे हैं और पानी उठाया और पी लिया, है ना। एक फल का पेड़ लगा हुआ है, मतलब केला लगाया है, आम लगाया है, हम बैठे हैं और मन किया और तोड़ा और खा लिया। तो उसके ऊपर नेचर से जो कुछ भी अवेलेबल है वो एज इट इज हम यूज कर पाते हैं, है ना। तो उतनी समझ तक को या उस एक्टिविटी को संपादन कह रहे हैं। और फिर काफी बार ऐसा रहता है, जो कि अब ये दूसरा शब्द आ गया उत्पादन, या जिसको प्रोडक्शन कह रहे हैं, कि प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक संपादित वस्तु को मनाकार प्रदान करना उत्पादन है, ठीक है। तो अब मतलब क्या बोलेंगे कि जैसे रोटी है, अब रोटी खाते हैं तो रोटी एग्जिस्टेंस में एज इट इज नहीं, तो एग्जिस्टेंस में गेहूं है एज इट इज। तो अब वो गेहूं के बाद में उसके ऊपर कुछ प्राकृतिक ऐश्वर्य के रूप में गेहूं कह रहे हैं, उसके ऊपर श्रम पूर्वक संपादित वस्तु को मनाकार प्रदान करना, है ना। जैसे मैं लकड़ी की कुर्सी पे बैठा हूं, तो लकड़ी की कुर्सी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, एग्जिस्टेंस में लकड़ी थी, पेड़ था, ठीक है। तो अब उस पेड़ की लकड़ी को मेहनत करके उसको मतलब काटा, उसको एक शेप दिया, उसको जोड़ा, मजबूती दी और अपने मैन बैठने लायक बनाया। तो इन चीजों को उत्पादन कह रहे हैं, और प्राकृतिक वस्तुओं जो एज इट इज उपलब्ध है उसको संपादन कह रहे हैं। ये दो शब्द इस तरह से रखे, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है कि ज्यादा ठीक ना हो, किसी का कुछ और भी ध्यान जाता हो तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब संपादन ही होगा ना, जो हम खाते हैं फ्रूट्स और हाँ, वेजिटेबल्स। मतलब वेजिटेबल्स में अगेन, मतलब जो मेरा इंटरप्रेशन है कि वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स को शायद आप एज इट इज खा सकते हैं और कुछ को एज इट इज नहीं खा पाएंगे। हाँ, तो फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स हाँ,
तो मतलब जहां पर ये लगे कि उसके बाद में कुछ और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उसको जो है हम उत्पादन वाली कैटेगरी में ले जाएंगे। और जैसे मतलब मैं अपने एक घर में देखूं तो जैसे भिंडी बनती है, तो जो भिंडी बनती है वो उसमें भिंडी नेचुरल फॉर्म में जैसे अवेलेबल है, वो मैं तो नहीं खा पाता, बाकी सबका मुझे मालूम नहीं है। तो मतलब वो जो है उसको मतलब जिसे कहते हैं कि उसके बाद में उस भिंडी के प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक जो है मनाकार प्रदान करना, जो है इसको ऐसा कुछ कुछ कर। इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं कि भैया जैसे आम है वो और आम को हमने अगर एक्यूमुलेट कर लिया और अकॉर्डिंग टू द अबंडेंस in which mango is available in the बिल्कुल nature, तो वो तो हो गया हमारा संपादन। और उसी आम को कलेक्ट करके हमने आम का अचार बना लिया, मुरब्बा बना लिया, बहुत बढ़िया, तो वो हो गया हमारा उत्पादन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही कुछ कुछ मैं भी इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको भी। इसमें एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि हर उत्पादन में संपादन तो है ही। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब संपादन तो हमेशा ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल उसमें ठीक, ऐड कर दिया हमने उत्पादन, बिल्कुल उसको बिल्कुल, और बढ़िया बनाने के लिए जो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब उसको रॉ मटेरियल के रूप में तो एग्जिस्टेंस में होना था ही, तभी हम उसके ऊपर कुछ श्रम कर पाए। हाँ, तो संपादित सारी वस्तुएं संपादित तो है ही, है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये आया, वस्तु का संग्रह नहीं है क्योंकि उसका उपयोग वो परिणाम निश्चित है। तो ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था, संग्रह मात्र धन का ही है जो प्रतीक मूल्य है, ये कुछ कुछ उसी से ही लिंक हो रहा है कि धन का संग्रह है, वस्तु का संग्रह नहीं है, है ना? तो मतलब मैं शुरू में जब इसको पढ़ता था तो मेरे मन में मैं सवाल ये आते थे कि भैया वस्तु का संग्रह नहीं है, चलो ठीक है भैया, इसका चावल का संग्रह नहीं कर सकते, गेहूं का संग्रह नहीं कर सकते, लेकिन कई चीजों का तो ऐसा लगता है कि अपनी शरीर यात्रा के हिसाब के से देखें तो उसका तो संग्रह शायद किया भी जा सकता होगा, मतलब है ना, जो चीजें 20 साल तक खराब नहीं होती, 40 साल तक खराब नहीं होती, ऐसा भी कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी चीजें होंगी। तो वस्तु का संग्रह नहीं है, इसका इसका क्या मतलब है। जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सोचा और अपने साथियों से भी बात की, तो मैंने ग्रहण जो किया, जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा या जो मेरा इंटरप्रिटेशन अभी तक बना है, कि जैसे हम अभी तक सह अस्तित्व कहते हैं कि भौतिक रासायनिक सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है ना, तो परिवर्तनशील है इन द सेंस कि वो कभी भी परमानेंट का स्टेटस नहीं प्राप्त करती। मतलब इवन हम जब इस धरती को भी देखते हैं तो ये धरती भी ये फ्यू बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन एक एक टाइम फ्रेम में देखें तो कभी ये धरती बनी और कोई समय ऐसा आएगा शायद जब ये धरती नहीं भी रहेगी। तो जो परिणाम निश्चित है, इसका मतलब यह परिणाम क्या होता है, सारी भौतिक रासायनिक वस्तुओं का रूपांतरण होता है, उनका बनना और बिगड़ना होता ही रहता है, इसी को परिणाम कह रहे हैं ना। तो या तो उपयोग पूर्वक कुछ परिणाम होगा और उपयोग पूर्वक नहीं होगा तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे एक फल का पेड़ है, तो फल का पेड़ है, आदमी के काम आता है फल, आदमी ने तोड़ा और खाया, वो फल का उपयोग हो गया। अब आदमी ने नहीं खाया तो फल हमेशा उपलब्ध रहेगा पेड़ पे, ऐसा नहीं है, है ना। जो फल पेड़ पे लग गया था, आदमी ने नहीं भी खाया, कुछ समय के बाद में वो गिर जाएगा और गिर के फिर से जो है वो एक तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसका उपयोग और परिणाम निश्चित है, ये होना ही है। मतलब कोई भी वस्तु एज इट इज अपनी फॉर्म में हमेशा के लिए उपलब्ध जो है वो नहीं रहेगी, और इन दैट सेंस वस्तु का हम संग्रह नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि पड़े पड़े उसने खराब होना है मतलब उसका परिणाम निश्चित है, उसने डिफॉर्म होना है। तो वस्तु का संग्रह नहीं है क्योंकि उसका उपयोग वो परिणाम निश्चित है। इस तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं
ठीक है, बाकी मैं भी और सोचता रहता हूँ, आप भी अपने में मनन चिंतन बनाए रखें। कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे, विनीता दीदी, सुनील भाई, आप कैसे देखते हैं इसको? अब भैया मेरा इसमें ध्यान जा रहा है, जैसे आपने बोला ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काफी लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक चलती हैं, पर उस केस में भी मतलब परिणाम हो सकता है ना बदले, पर लेकिन उसका उपयोग फिक्स है। मतलब पैसा तो है कि वो उसको कहीं पे भी लगा दो, लेकिन वस्तु है तो उसका जो कोई भी यूज होगा या उपयोग होगा वो तो निश्चित ही वो रहेगा। निश्चित है, बिल्कुल उसके ठीक है, अलावा उसका कोई उपयोग नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता, तो उस तरह से निश्चित है। बिल्कुल ठीक है। तो कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं एक घर बना लूंगा तो हो सकता है कि द हाउस विल आउटलास्ट मी, है ना, लेकिन मतलब अब मैं घर के संग्रह में ही लग जाऊं, भैया मेरा घर बना लिया, जिस घर में रहना है वो बना लिया, अब 10 घर बना लिए, अभी 10 बना लिए, तो भी रहना तो एक घर में ही है, क्यों? तो उपयोग के हिसाब से देखें तो शरीर की आवश्यकता सीमित है ना, तो उसका उपयोग भी जो है वो सीमित है, अनुपयोगी हो जाएगा जो अगर एक्स्ट्रा बना के। बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा बनाया, अब उसमें रह तो रहा नहीं रहे, हाँ, है ना, तो रह नहीं रहा, तो फिर वही किराया वगैरह, तो फिर इवेंचुअली वो सब भी धन संग्रह वाली कैटेगरी में ही आ रहा है, तो धन संग्रह से तृप्ति नहीं है, तृप्ति वस्तु से ही है। जी भी ठीक है, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा दुर्बलता की तुलना में हिंसा तथा दूसरों के विकास के प्रति ईर्ष्या है, जबकि स्वश्रेष्ठता के अनुरूप असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता, अपने को पर विकासानुरूप जागृति अनुरूप बनाने का प्रयास ही स्पर्धा है, तथा दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। तो ये जो है थोड़ा सा बाबा जी ने इसको यहाँ पर घृणा दुर्बलता हिंसा ये जो है इसको उदारता और स्पर्धा और दया के साथ में लिंक किया। ये यहाँ पे जब कह रहे हैं स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा है, तो इसका मतलब मतलब एक तो जब हम जो दूसरा बात कर रहे हैं वहां पर हम जब जागृति के क्रम में है तब की बात हो रही है, जहाँ असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता है। पर जो पहला वाला पॉइंट है उसमें हम क्या कहने, वहां पर क्या कहने की बात हो रही है? तो एक्चुअली ना मैं दीदी ऐसे देखता हूँ कि मतलब ओवरऑल ना लाइफ में कैसे रहता है, सब लोगों की योग्यताएं या कैपेबिलिटीज बराबर की नहीं रहती, ऐसा तो हम देख ही पाते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अब जब सबकी कैपेबिलिटीज बराबर की नहीं रहती, तो कभी ऐसा होगा कि मेरी कैपेबिलिटी मेरे साथ वाले के साथ में से कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो उस समय मेरे में भाव क्या आता है? तो उस समय मेरे में भाव घृणा वाला आता है या उदारता वाला आता है, ये जो है देखने की बात है। तो स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा है, लेकिन स्वश्रेष्ठता के अनुसार असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता हो जाता है। तो मैंने इसको मोटा मोटा से ऐसे देखता हूँ कि जैसे हम घर में छोटा बच्चा है वो हमारा, जो अभी चलना भी नहीं सीखा है, तो वो चलना नहीं सीखा है और हमें चलना आता है, तो ऐसा कहें कि चलने के सेंस में हम उससे ज्यादा सक्षम हैं, तो इसमें कुछ अपने में अहंकार वाला या कुछ ऐसा भाव आता है, या ये आता है कि भैया ये अभी नहीं सीख रहा है, अभी ये छोटा है और ये भी सीख जाएगा, तो फिर जो है वो एक सहयोग वाला, एक सहायता वाला, एक उदारता वाला भाव रहता है। तो अगर स्वश्रेष्ठता की मान्यता है, अब श्रेष्ठ हूं नहीं ऐसा कह रहे हैं, मान्यता है किसी, अब किसी जो है ना भ्रमित अवस्था में, भ्रमित स्थिति में मैं श्रेष्ठ हूं ऐसी मान्यता बन जाती है, तो उस स्थिति में भाव जो है ना वो घृणा वाले भाव की तरफ जो है वो लेकर जा सकता है, और शायद लेकर जाता भी है। और एक्चुअल में जब हम
समझदार हो जाते हैं या जागृति क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो उसके अनुरूप जब जो है ना, जो एक्चुअल में श्रेष्ठ होते हैं, उसके उस समय फिर जो हमारे को अक्षम मिलता है, मतलब उसको हम डिसमिस नहीं करते हैं, उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि भैया तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति का आंकलन करते हुए, उसको सहयोग देते हुए कि भैया तुम भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे हम अपने बच्चे की मदद करते हैं, उस तरीके से जब हम उसको साथ में लेकर चलते हैं, ये वाला वे ऑफ वर्किंग जो है ना, ये वाला व्यवहार पक्ष जो है, ये सामने आता है। तो घृणा के स्थान पर उदारता जो है दिखती है। ऐसा मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ दीदी। तो भैया हमारे तो स्कूलों में कंपैरिजन तो एक बहुत बड़ा आधार है, जहाँ पर आपकी आधार ही घृणा और ईर्ष्या के बेसिस पर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं उस पर ही पॉइंट आउट एक बिग तरीके से हाँ, करा हाँ, जाता है। बिल्कुल। तो ये तो सारे रिफ्लेक्शन के मुद्दे हैं ही, तो यहाँ पर उनको बिल्कुल एक एक ना पिन पॉइंटेड तरीके से रखा जा रहा है। नहीं तो आप लोग जैसे अपने में भी देखें, तो ऐसा भासाभास तो होता ही था कि भैया स्कूलों में चीजें ठीक नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने भी अल्टरनेटिव एजुकेशन और इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया ही है ना? तो चीजें तो ठीक नहीं है, काफी कुछ जो है वो मान्यताओं के अनुसार चल रहा है, एंड मतलब वो उसको ठीक किया जाना आवश्यक भी है। पहले उसको अच्छे से पहचाना जाए। उसमें ऐसा भी नहीं कह रहे कि सब कुछ ही गलत हो रहा है ना? तो जो कुछ भी हो रहा है उसको हम किसी यार्ड स्टिक पे कैटेगराइज कर पाए। जो ठीक चीजें हैं वो एज इट इज चलती रहे, वो स्ट्रेंथन होती रहे, और जो ठीक नहीं है उनको हम पहचान के ठीक कैसे होगी उसके लिए काम किया जाए। तो यहाँ जो पहला वाला स्वश्रेष्ठता है, वो तो हॉलोनेस हो गया ना बेसिकली। हाँ, कुछ हाँ, थोड़ा बिल्कुल, बहुत आपके बिल्कुल। पास है और आप उसमें बहुत हाँ, अपने आप बिल्कुल। को बड़ा मान रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। हम थोड़े को ही पूरा मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है ना? अधूरे को पूरा मान लेना ना, किसी किसी यार्ड स्टिक में मैं आगे बढ़ गया तो मैंने अपने आप को हर मामले में आगे मान लिया। ऐसा ऐसा जो है काफी गलती हो जाती ठीक है जी भैया। है। हिंसात्मक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज, वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, राष्ट्र के स्तर भेद से है, जो द्वंद्व प्रतिद्वंद्व के रूप में परिलक्षित होता है। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा है ही। और फिर अगले में बता रहे हैं कि हिंसा की प्रतिहिंसा है ना, वायलेंस का काउंटर वायलेंस है ना, द्वंद्व का प्रतिद्वंद्व, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर उसका रिटेलिएशन भी होगा, और अपराध का प्रतिकार, मतलब बदले के रूप में जो है वो किसी के साथ में अपराध किया जाएगा तो वो भी जो है वो बदले के लिए जो वो तत्पर रहता ही है, तैयार रहता ही है। ये वाली चीजें होती हैं, अवश्यम भावी है, इनका होना होना निश्चित है। अतः द्वेष कामना किसी भी देश व काल में मानव के जागृति के लिए सहायक नहीं हुई है। ये जो है ये भी अपने में मेरे को लगता है कि गहरे में रिफ्लेक्ट करने वाला मुद्दा है, क्योंकि हम आज की स्थितियों में भी देखें तो काफी बार जो है, मतलब दो नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें हमारी कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, या उसमें कोई दो इंडिपेंडेंट नेबरिंग कंट्रीज भी हो सकती हैं। तो काफी बार फीलिंग ये आती है यार कि एक बार ना मुसीबत ही खत्म हो जाए, ये पूरा का पूरा इसको मटिया मेट कर दो, इसको जो है ना टोटली एक बार खत्म कर दो, तो हमेशा के लिए जो है वो चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। इन्होंने मुसीबत कर रखी है। अभी सर्टेनली ऐसा भी माना जा सकता है कि वो जो दूसरे देश वाले हैं वहां पर भी बैठ के इस तरह के कार्य प्रोग्राम्स बनते हो कि भैया ये इन्होंने मुसीबत कर रखी है तो इनको खत्म ही कर दिया जाए, और फिर वो खत्म करने का कार्यक्रम जो है वो चलता रहता है। तो इसी को द्वेष कह रहे हैं। तो द्वेष कामना जो है वो किसी भी देश व काल में है ना, किसी भी देश में, मतलब किसी भी ज्योग्राफी में, एंड किसी भी काल में, वेदर इट इज टुडे और वेदर इट वाज 500 years ago और वेदर इट वाज 5000 years ago, मानव की जागृति के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई। क्योंकि जितना ये वाला कार्यकलाप बढ़ता है उसमें आदमी चाहे या ना चाहे मजबूर होके उसको अपनी काफी सारी ऊर्जा फिर इस तरफ लगानी पड़ती है ना? तो जितनी ऊर्जा इस तरफ लगेगी उतना फिर वो जागृति का कार्यक्रम जो है वो पीछे पड़ जाएगा, वो लोअर इन प्रायोरिटी हो जाएगा। पहले तो अपने को जिंदा रखना जो है वो भी एक चीज
एक आवश्यकता बनी रहती है। पड़ोसी देश हमारे को खत्म करने के लिए सोचा है और हम बैठ के अपने सिर्फ अध्ययन ही करते रहे, तो ये भी जो है अपने आप में बात जो है वो ठीक नहीं है। तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर सब बैठ के, जो कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो काफी कुछ हो यही रहा है। काफी सारी पूरी मानव जाति की ऊर्जा जो है ना, इसको अगर देखा जाए कि पड़ोसी देश ने कितनी सेना कर ली और कितना इक्विपमेंट ले लिया, कितनी वॉर मशीनरी ले ली, अब हमें भी लेनी पड़ेगी। तो अपने भी लोग लगेंगे, अपना भी बजट लगेगा, फिर हमारे को देख के उसका लगेगा, फिर उसको देख के हमारा लगेगा। ये इसी में ही सारी ऊर्जा लगी रहेगी। तो फिर एजुकेशन, जागृति, ये सारी चीजें जो है ये इनकी तरफ जो है वो समय नहीं मिले। तो ये जो है एक रिफ्लेक्ट करने का तो बाबा जी बार बार जो है वो यही कह रहे हैं कि एक बार सह अस्तित्व समझ में आता है ना, और सह अस्तित्व की चाहना सब मानव में है। ये अपने में एक जो अनुभव वाली स्थिति पहुंचती है, ये अपने में ऐसा स्थिर होता है, ऐसा फील होता है ना। तो उसको जो है फिर कार्यक्रम जो है वो जागृति का बनता है, और ये पूरी मानव जाति की आवश्यकता है। ये बाबा जी बार बार कह रहे हैं, हर देश में रहने वाला व्यक्ति मानव ही है और मानव की चाहना सेम है। कल बड़ा अच्छा हुआ, सडनली आपसे बात करते करते ध्यान आ रहा है कि आजकल ना शाम को इंडिया टाइम के हिसाब से 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये मध्यस्थ दर्शन को कुछ फॉरेनर्स रख रहे हैं। किसी ने देखे सेशंस बीच बीच में? हाँ जी मैंने भैया। थोड़ा सा देखा था भैया। जी भैया देखा था, और स्पेंसर एंड एस्टेल ने रखा है हाँ, अभी तो तो। एस्टेल फ्रांस की है और जो स्पेंसर है वो पता नहीं मूल रूप में कहाँ से है, लेकिन आजकल कनाडा में रह रहा है। तो स्पेंसर ने कल वाले सेशन में ना ये शेयर किया, उसको बोला इट वाज सो टचिंग टू हियर हिम। वो कहता है कि मैं 2014 में इंडिया आया और बाबा जी से मिलने के लिए गया था अमरकंटक, और लड़का ही था, मतलब कह रहा था कि तब मैं शायद 20 साल का था, 20-21 साल का अभी होगा कुछ, मतलब 6-7 साल निकल गए हैं तो अकॉर्डिंगली। वो कहता है कि मैं बाबा जी से मिलने के लिए गया, तो बाबा जी के परिवार में जैसे बाकी लोग भी हैं ही, तो मतलब लाइक मतलब काफी लोग ना थोड़ा सा एक्साइटेड से भी थे कि भैया एक फॉरेनर आ रहा है बाबा जी से मिलने के लिए, और लगता भी है। एंड ही सेड कि एक्चुअल में अगर मैं अपने घर की भी कल्पना करूं जहां पर मैं रहता हूं और मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, ये स्पेंसर बोल रहा था, और इंडिया से कोई बंदा हमारे घर में आ जाएगा तो हमारे घर के भी सब लोग ना बड़े थोड़ा सा आंखें उनकी खुल जाएंगी और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे कि भैया पता नहीं कौन आ रहा है हमारे घर में, ही इज नॉट द यूजुअल टाइप, मतलब ऐसे ऐसे तो स्पेंसर कहता है कि मैं जब बाबा जी से मिलने के लिए गया तो बाबा जी बिल्कुल सहज रूप से बने रहे। मतलब बाबा जी मेरे को मानव रूप में स्वीकार कर रहे थे, मेरे को एक फिरंगी के रूप में नहीं देख रहे थे, ऐसा मैं बड़ी क्लियरली देख पाया, है ना। तो मतलब लाइक इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी के ऐसे यंग बच्चे भी जो हैं, जो फॉरेनर से आए और जिनको भी जैसा मौका मिला, जैसी उनकी अपनी अपनी भी जिज्ञासाएं रही होंगी, और बाबा जी से मिले और जो भी मिले, जो भी ऑब्जर्व किया, उससे ये कंक्लूजन्स निकाले कि भैया मानव सारे के सारे एक जैसे ही, ठीक है। मानव ये जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसकी चाहना हर मानव में है। ये मतलब अब तो ये जो है जैसे स्पेंसर कह पाया कि मेरे को ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि बाबा जी मतलब एक तरह से जो वो कह रहे हैं कि सह अस्तित्व और मानव जाति एक है, वो उसके अनुसार जी भी रहे हैं, है ना। तो जितनी देर भी बैठा रहा तो कहते कि भी मतलब लाइक जिस तरह से बाकी सबके साथ में डील कर रहे थे, ना मेरे को किसी तरीके से किसी से कम की तरह से ट्रीट किया, ना मैं फॉरेनर हूं इसलिए किसी तरीके से ज्यादा से ट्रीट किया। और वो मतलब इसे कहते हैं कि सब मानव बराबर हैं, सब में ज्ञान की चाहना है, सभी समझना चाहते हैं। ये इस स्थिरता के साथ में बाबा जी प्रस्तुत होते है ना। तो सब लोगों ने अपने अपने जो भी इंटरेक्शंस हुए बाबा जी के साथ में, वो तो ये स्पेंसर ने कल बोला तो मेरे को लाइक मेरे को काफी मतलब आई 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 फेल्ट
वेरी गुड के अच्छा ये मतलब ये इसको भी ऐसा जो है वो महसूस हुआ। तो ये द्वेष कामना जो है ना, ये किसी भी देश व काल में मानव के जागृति के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई। सभी मानव हैं, सभी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के साथ में जीना चाहते हैं। ये वाली बात जितनी अपने अंदर स्थिर होती है ना, उतना ये भी स्थिर होता है कि भैया ये बाकी दूसरे देश भी हैं। ये इस तरह की भ्रमित मान्यताएं कि भैया किसी धर्म के लोग, किसी देश के लोग, किसी जाति के लोग, है ना, किसी आयु के लोग, ये एक ही टाइप के होते हैं, स्टीरियोटाइप होता है। ये सारा का सारा जो है वो मतलब जो है इसको एक भ्रमित मान्यताओं के रूप में कह रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति जागृत होना चाहता है। अभी हमारे पास में वातावरण में या मानवकृत व्यवस्थाओं में या समाज में मानव को वो जागृति के लिए वस्तु देने के लिए नहीं है ना? इसलिए फिर जो है वो आदमी भटक रहे हैं, उसी भटकाव में गलतियां हो रही हैं। जितना क्लियरली हम इस चीज को देख पाते हैं, तो उतना जो लगता है कि वो परिस्थितियां ठीक बनेंगी, तो फिर जो जागृति के लिए सहायक होने वाली परिस्थितियां हैं वो होंगी। ऐसा एक थोड़ा सा डेविएट कर गया मैं यहाँ से, तो स्पेंसर वाला एपिसोड मेरे को कल का याद आ गया। नहीं भैया, अच्छा आपने शेयर करा, क्योंकि ये तो जो स्थिरता है और ये जो विचारों में एक मतलब लय की बात, क्लैरिटी, क्योंकि ये तो बार बार आता है ना कि हम भी डिफरेंशिएट तो कर ही रहे हैं ना, मतलब वो एक वहां तक पहुंचने की एक फिर इच्छा रहती है कि हम पहुंच सके जहां हम ह्यूमन को बिना और किसी पैरामीटर के एज ए ह्यूमन देख सके। बिल्कुल, है ना? इसी को बाबा जी ने काफी बार वो बोला है, बाह्य क्लेश एंड अंत क्लेश, है ना? मतलब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब वो इनर कॉन्फ्लिक्ट नॉट इन वन ह्यूमन बीइंग, लेकिन मतलब इंटरनेशनल एंड इंट्रानेशनल इस तरह, या इंटर रिलीजन एंड इंट्रा रिलीजन, इस तरह से भी बाबा जी ने काफी कहा है कि हमें भ्रमित मान्यताओं में एक स्थिति में तो ऐसा लगता है कि भैया ये जो दूसरे हैं ना, ये हमको तंग कर रहे हैं। तो एक मानसिकता ऐसी बनती है कि ये दूसरे खत्म हो जाएंगे तो हम ठीक से रह लेंगे। तो अब हमारे पड़ोसी देश हमारे को तंग कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, दूसरे देश तंग कर रहे हैं, भैया यार ये इनका कुछ हो जाए तो बस हम तो खुश रह ले। फिर जरा सा अपने देश में देखें तो पता चला भैया अपने देश में जितने लोग हैं, हम तो ये सारे ठीक से भी नहीं रह पाते, है ना? यहाँ तो एक धर्म वाले भी एक दूसरे को गालियां ही निकाल रहे होते हैं, रोज का अखबार उठा के देख लिया जाए या टीवी चलाकर देख लिया जाए। मतलब यूके की पॉलिटिक्स में देखें तो आई एम श्योर वहां पर भी ऐसा ही निकलेगा, यूएसए की पॉलिटिक्स में देखें तो वहां पर भी ऐसा ही निकलेगा। सब एक ही धर्म के लोग रहते हैं उस देश में, तो है ना, लेकिन वो भी एक दूसरे से जो है वो क्लेशित हैं ही, ऐसा ऐसा देखने में आता है। और ये जितना इसको फिर छोटा छोटा होते जाए तो आखिर में जाकर निकलता है कि घर के 4-6 लोग जो हैं, ये तो सारे एक ही धर्म के थे, ये तो मतलब एक ही कैटेगरी के भी थे, अरे भैया ये भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। तो वो अंतः क्लेश भी चल रहा है और बाह्य क्लेश भी चल रहा है। तो एक्चुअल में मतलब जो है वो ये क्लेश ही रहेगा जब तक हम मानव जाति की समानता का आधार जो है ना वो भौतिकता नहीं है, जीवन है ये। और जीवन की चाहना समान है। जितना हम इस चीज को देख पाए, जितना अपने में स्थिर रहे, उतना जो है वो गाड़ी आगे चलेगी। अपनी भी गाड़ी आगे चलाएं, एक पॉइंट पे काफी लंबी बात हो गई। ठीक है, तो अभी जी भैया, बाद में चर्चा करेंगे, अभी पूरा कर लेते हैं पहले। अविद्या अथवा अज्ञान, जैसा जिसका रूप गुण स्वभाव एवं धर्म है, उसको उसी प्रकार समझने योग्य जागृति के अभाव की अविद्या अथवा अज्ञान संज्ञा है ना। तो हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है ना। इसी से ही हमें इकाई की पूरी समझ आती है। तो ये पूरी समझ नहीं आई रहती तो उसको फिर हम अज्ञान या अविद्या जो है वो कहते हैं। अभिमान, स्वबल, बुद्धि, रूप, पद, धन को श्रेष्ठ तथा अन्य को निष्ठ मानने वाली प्रवृत्ति की अभिमान संज्ञा है। और फिर जो है ये आरोपित मान ही अभिमान है ना। ये आरोपित मान जो है बेसिकली जो है
सह अस्तित्व के अगेंस्ट जो है कुछ मान्यताओं में मापदंड बन जाते हैं, और वो जो मान्यताओं के मापदंड बन जाते हैं, मतलब वो सोसाइटी हम पे इम्पोज करती है, और धीरे से हमें पता भी नहीं चलता, हम उन इम्पोज्ड मापदंड को ही बड़े गहरे से अपने में स्वीकार कर लेते हैं। तो जो इम्पोज्ड है उसी को आरोपित कह रहे हैं। आरोपित को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इम्पोज्ड शब्द के साथ में हम कह सकते हैं। तो ये इम्पोज्ड मापदंड, जैसे कि मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ इसके अनुसार मेरा सम्मान होगा, है ना। मेरी गाड़ी कैसी है इसके अनुसार मेरा सम्मान होगा। मैं इंग्लिश कैसी बोलता हूँ इसके अनुसार मेरा सम्मान होगा। तो ये सारे के सारे जो है ये आरोपित मान है। बाबा जी बार बार ये कह रहे हैं मेरा सम्मान मेरे आचरण से होगा। ये वाली सारी चीजें बड़ी टेम्परेरी सी हैं, कपड़ा, इंग्लिश, गाड़ी, मतलब मेरा स्टेटस, डेजिग्नेशन, है ना। सम्मान जो है उसकी निरंतरता जो है सम्मान की, वो जो है वो आचरण से ही होगी। आचरण अगर जागृति अनुभव संपन्न होगा। इकाई समष्टि में अंश के रूप में है ना। तो समष्टि बोला टोटलिटी या संपूर्णता, है ना। और फिर एक शब्द आता है व्यष्टि, है ना। तो पहले आया भी है समष्टि एंड व्यष्टि, है ना। तो व्यष्टि मतलब तो उसको थोड़ा सा व्यक्ति के साथ में या इंडिविजुअल के साथ में रिलेट कर सकते हैं। समष्टि जो है वो कंप्लीटनेस के साथ में, संपूर्णता के साथ में। तो कोई भी इकाई जो है वो संपूर्णता का एक अंश ही है, एक पार्ट ही है। ये बिल्कुल ठीक बात है। भैया पार्ट क्यों बोला? इकाई तो अपने में पूरा नहीं है। नहीं नहीं, अपने में पूरा है। जैसे जैसे मैं अपने में पूरा हूं, लेकिन मैं एग्जिस्टेंस का तो एक पार्ट ही हूं, ये कह रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। इसके बारे में जब हम अनुभव दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बड़े अच्छे अच्छे सूत्र हैं इसके बारे में, समष्टि और व्यष्टि के बारे में। तो कभी जब वहां पहुंचेंगे तो इसके बारे में, मतलब वो मेरे को वहां पर बड़े प्रिसाइजली लगते हैं कि वहां पर समष्टि के लिए शब्द यूज किया है विराट। तो वहां पर है हर इकाई विराट का एक अंश ही है, और हर इकाई अपने आप में एक सूक्ष्म विराट है। तो मतलब ये वाली भाषा आती है, लेकिन वो विल नॉट कंफ्यूज इट हियर। अगले पे चलते हैं। प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, ये भय के चार कारण है ना। इन चार भेद से भय है। प्राण, पद, मान तथा धन, यह स्थानांतरण तथा परिवर्तन से मुक्त नहीं है। ये परिवर्तनशील है, ऐसा जो है वो कह रहे हैं, है ना। तो अपने में जांच करके भी देखा जाए कि क्या ऐसी बात ठीक लगती है। तो प्राण भय क्या कह रहे हैं? शरीर के अस्तित्व के विपरीत में जो मृत्यु की कल्पना है वह प्राण भय है। तो मेरा शरीर नहीं रहेगा और मैं मर जाऊंगा, ये और ये जो कल्पना आती है इसको जो है वो प्राण भय के रूप में कह रहे हैं। तो जितनी क्लियरली, और इसको मैं ऐसा मतलब आपके सामने कह भी सकता हूँ, धीरे धीरे जितनी ये क्लियरिटी बनती है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ। जितनी क्लियरली हम इसको, बेशक धीरे धीरे करके ही सही, इसको जितनी क्लियरली फील कर पाते हैं, उतनी क्लियरली और उतनी सहजता से ये भी स्वीकार होता है कि शरीर हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो जितनी सहजता से वो स्वीकार हो जाता है, उतना फिर जो है वो प्राण भय जो है उससे उससे जो है आदमी का थोड़ा छुटकारा। पद भय, एक से अनेक तक पाए जाने वाले अधिकार की पद संज्ञा है तथा इसके विरोध में पद भय है। ठीक हो गया। मान भय, यश के विपरीत में या विरोध में मान भय संज्ञा है। ठीक है। तो मेरे को भैया इसमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकारा, बताइए ये अगर आप बताइए बताइए। जागृति मानव की बात करेंगे, उनको यश की नहीं होगा, कोई यश की इच्छा नहीं होगी, कोई यश से मुक्ति होगी। तो हाँ, नहीं मान उसमें भाई विशेषता है वो तो कैसे नहीं लिंक तो होता उसमें है? ना
नहीं नहीं, एक सेकंड, एक वन एट अ टाइम करते हैं। तो दीदी ये ना गुरलीन जी, आपका जो सवाल आया, तो जो 3 तरह के मानव की कैटेगरी हमने देखी थी, अमानव, मानव और दिव्य मानव, ठीक है। तो मानव में मानव और देव मानव आए थे। तो मानव में जो थी वो क्या क्या थी? वित्तेषणा, उत्तेषणा और लोकेषणा। और फिर देव मानव में पुत्रेषणा और वित्तेषणा खत्म हो गई थी, लोकेषणा अभी भी थी। और फिर दिव्य मानव में लोकेषणा भी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो मानव और देव मानव पद में लोकेषणा बनी रहती, ठीक है। तो उनको मान भाई भी बना रहेगा। अच्छा, उनका मान भय भी बना रहेगा। वो भय, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। एकदम से इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। लेकिन लोकेशना की परिभाषा जो है बेसिकली, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये है कि मुझे जागृति के अर्थ में पहचाना जाए, एक्चुअल में जो जिसको हम प्रमाण के रूप में कह रहे हैं ना, जो एविडेंस ऑफ अवेकनिंग है, वो प्रमाण तो यही है कि जिनके साथ में जी रहा हूं वहां पर ये स्वीकृति बने कि भाई हाँ, ये व्यक्ति कुछ समझा हुआ है। अदरवाइज मैं ये कहता रहूं कि मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूं और मेरे आसपास वाले सारे मुझसे परेशान रहे, तो ये भी फिर अपने में एक सोचने का मुद्दा हो कि वाकई में मैं ठीक से जी रहा हूं या नहीं जी रहा। ऐसा क्वेश्चन तो उठेगा ना दीदी। ये ऐसी गलतफहमी काफी लोगों को रहती है घरों में कि मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूं और साथ वाले अपना सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो मैं ठीक से जी रहा हूं, इसका प्रूफ क्या होगा, इसका एविडेंस क्या होगा? तो कम से कम जिन लोगों के साथ में जी रहा हूं उनमें से सब नहीं तो कुछ तो कम से कम इस चीज को स्वीकारेंगे कि हाँ भैया आप अच्छे से जी रहे हैं, यही उसका जो है, तो वो पहचानना ही उसका प्रमाण होगा, ठीक है। तो अब इसको मान भाई को मैं थोड़ा सा और सोचूंगा। इन द मीन टाइम आपका सुनील भाई या विनीता दीदी किसी का मतलब लग रहा हो कि इस प्रश्न को कैसे हैंडल करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, आप बताइए। भैया ये जो जागृत मानव है, क्या वो भी मान भाई से पीड़ित रहता है क्या? ये प्रश्न है। नहीं भैया, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मान भय जो है वो जागृति तक समाप्त हो जाना चाहिए। मुझे भी लग रहा है, लेकिन तब तक बिल्कुल ठीक समाप्त हो जाता है। और जहाँ तक हम यहाँ पर हम बात करते हैं लोकेशना की, जहाँ तक बात होती है वो लोकेशना की बात होती है, वो मान से नहीं है, क्योंकि मान जो है वो स्वयं के साथ जुड़ता है। और जहाँ पर लोकेशना की बात है, यश बल कामना की बात होती है, यश जो है वो, यश का मतलब है कि जो मैंने कुछ समझा हुआ है वो मैं दूर दूर तक सब तक पहुंचा पाऊं, वो उस लेवल पे जाता है। अगर मैं मैं जागृत हूँ और मैं व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, मैं सब तरह से इस लेवल पे हूँ कि मैं औरों को भी जागृत होने में सहायक हो सकूं, तो वो एक तरह से यश बल कामना के रूप में जाना जाता है। मुझे ऐसे समझ में आता है। हाँ, तो जागृत मानव में यश बल कामना है, ऐसा तो लोकेशना की परिभाषा में हमने देखा। अब यहाँ पर है ना, और यहाँ पर वो यश शब्द ही आ गया, इससे थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूजन हो गया कि यश के विपरीत वाली जो फीलिंग हो गई वो मानभय हो गया। नहीं भैया, अभी मैं एकदम एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर पा रही, मैं भी नहीं कर पा रहा, बट ये अभी हमने जैसे हम बात कर रहे थे, जब श्री की बात हो रही थी, ओके, हम बात करते हैं इसमें आत्मा में बुद्धि की क्रिया है श्री, तो वो जो है वो आपके यश के साथ में जुड़ता है। ओके, जो श्री है वो चित्त की क्रिया है, संतोष और श्री। तो जो श्री है वो जो है वो यश के साथ जुड़ता है, और वो है वो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अनुभव मूलक है। तो जागृत मानव में यश जो है वो यश कामना बनी ही रहती है, और वो
आगे देने के उसमें बनी रहती है। स्वयं को मान, जैसे हम मान की बात करें, मान तो स्वयं से जुड़ता है, तो मेरा एक सेल्फिश, एक व्यक्तिगत मान की बात में आ जाती है। पर यहाँ पर यश जो होता है वो उदारता, दया, कृपा, करुणा, उस लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमारे भी, मेरे को लग रहा है कि अपने में और थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का मुद्दा है। तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट फ्लोड अस ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा देखा जाएगा, जैसे दीदी ने कहा कि प्रॉपरली प्लेस नहीं हो रहा है अभी हमारे पास भी शायद इसको, तो देखते हैं, थोड़ा सा और सोचेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था भैया, एक तो हाँ ये जी। था, दूसरा ये था कि अक्सर जब आपको देखिए इसमें भी हर कोई किसी के लिए कोई भी एक भय बहुत भ्रमित अवस्था में काफी ज्यादा डोमिनेंस में रहता है, या तो आप प्राण भय से पीड़ित रहते हैं, ज्यादातर मतलब रहते तो सभी से हैं, पर एक डोमिनेंस में भी होता है ना, जैसे कि जैसे रिस्पेक्ट का, कि अगर मैं नहीं तो बहुत मैटर करेगा कि आप कैसे रह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका एक रिस्पेक्ट का एक भावना कहीं ना कहीं बना बना ही रहेगा कि शायद मैं ऐसे दिखूंगा। तो वो सब जो है हम कह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग, इट्स ऑल मिथ। हाँ, भ्रमित अवस्था में जो है वन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दैट। हाँ, और ये सब मिथ है, इसमें कुछ भी एक भी रियलिटी नहीं है। हाँ, मतलब जब जब आदमी समझदार हो जाता है, जागृति की स्थिति में इन सब से मुक्ति हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये दीज गेट डिसॉल्व्ड बेसिकली, ये अपने आप तो खत्म। इसका मतलब फिर हम ये इसमें ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं जहां पर लोगों का मापदंड है ही कि आपको वो एक दूसरे को देखने का और मूल्यांकन करने का वही एक दायरा है, तो आप उस जगह पे बिल्कुल अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि आपको ये समझ है कि आप कहीं ना कहीं जो ये है ये सब मिथ है। आई मीन वो भी एक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग में आपका एक आचरण में आप अप्रभावित होंगे, चाहे वो आपको कैसे भी डील कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट जो हो रहा है वो इतना उसमें कोई बात नहीं है, वो भ्रमित अवस्था में है और आप उसको इग्नोर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हाँ, मतलब वैसे वो वाली स्थितियां जब आएंगी, मतलब वो अभी अनुमान वाली स्थिति है। हम प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में भी जैसे जी रहे हैं अपने आसपास, अगर प्रैक्टिकली इस चीज को फील कर पाए कि जहां जहां पर ना हमारा स्नेह का भाव रहता है ना, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, अपने भाई बहनों के साथ में बैठे हुए हैं, जहां जहां तक दोस्तों के साथ बैठे हैं, जहां जहां पर स्नेह का भाव रहता है, क्या मैं अपने बच्चों को फर्राटेदार इंग्लिश बोल के इंप्रेस करना चाहता हूँ, या मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ तो मेरे अपने बच्चों को इंप्रेस करना चाहता हूँ, या क्या बच्चे इंप्रेस होते हैं, या भाई है ना, या पति पत्नी एक दूसरे के साथ में, तो बड़ी आसानी से देख पाते हैं कि भैया ये एक्चुअल में ना बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये हम, मतलब ये जहां पर हम व्यवस्थित रूप से मानव मानव के साथ में रह रहा है, वहां पर इन चीजों के साथ में एक दूसरे का रेस्पेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो हाँ, बहुत बढ़िया भैया, जितना हम, ये है ना, एग्जाम्पल से, हाँ इस एग्जाम्पल से अभी बिल्कुल क्लैरिटी हुआ है। तो जितना ये समझ में आता है कि जहां हम खड़े हैं वहां पर भी, जहां जहां पर चीजें ठीक है, वहां पर ये सूत्र सीधे से अप्लाई हो रहा है, तो फिर ये एकदम से फिर जो है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ ठीक है, बड़ी व्यवस्थाओं में भी जब चीजें ठीक होंगी तो ये वाला सूत्र वैसे ही काम करेगा। ठीक है भैया, है ना, थैंक यू। जितना हम लोग एक दूसरे को जान गए हैं, मतलब आई एम श्योर कि हम एक दूसरे को मिलेंगे, है ना, तो मतलब हमारा जो है वो आधार जो है, अगर जितना हम व्यवस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उतना हमारे आधार जो है वो ये जो है ये आरोपित मापदंड नहीं होंगे हमारे एक दूसरे के सम्मान के आधार। जी भैया, बहुत बढ़िया। गुड। जी। अभी हम यही वाला जो मान भय वाला आप कह रहे हैं, है ना हाँ जी। युर्मी जी, तो ये यश के विपरीत में या विरोध में मान भय संज्ञा, तो यहाँ तो ये स्पष्ट ही है कि जहाँ यश है वहां मान भय नहीं है ना। अच्छा, उसके अलावा जो लास्ट में जो इसका स्पष्टीकरण है, उपरोक्त वर्णित चारों उपलब्धियां
अर्थात प्राण, पद, मान और धन सामयिक हैं, जिन्हें स्थायी समझ लेना ही संकट का कारण है, क्योंकि प्राण का हरण, पद का पतन या वियोग, मान का भंग तथा धन का व्यय, यह नियति क्रम सिद्धियां हैं। मतलब ये तो सब होता ही रहेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये चारों चीजें जो है ये सामयिक है। सामयिक मतलब टाइम डिपेंडेंट है, समय के साथ बदलती हैं। जो पहले आया भी था कि परिवर्तनशील है, कभी हैं कभी नहीं रहेंगी। तो भैया जो ये मान का भंग है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? और मान का भंग तो होगा ही, मतलब ये वाला मान का भंग, बाकी चीजें समझ में आ रहे हैं। प्राण का हरण होगा, ये तो समझ में आता है, स्वीकार भी होता है। जी ठीक है। पद का पतन या वियोग, ये भी समझ जी, में आता है। हाँ हाँ ठीक है। धन का जाना, ये भी समझ में आता है। जी। ठीक है। मान का भंग, ये आप अपयश बोल सकते हैं क्या? अपयश बोल सकते हैं। ये बिल्कुल, अगर यहाँ से यश के विपरीत जो बोले तो अपयश बोल सकते हैं। लेकिन ये नियति अपयश जो है, ये नियति क्रम सिद्धि है। इसको मतलब लाइक ये होना ही है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बताइए कोई भैया, और साथी भी मदद करें। आज तो मुश्किल मुश्किल सवाल आ रहे मान और अभिमान, आरोपित मान ही अभिमान है, तो ये हैं। यहाँ से कुछ निकल सकता है क्या? हम्म एक्चुअली मान को अभिमान से भी अलग किया है, हम्म और यहाँ पर अगर है कि अगर मान है हम्म किसी को भी, तो उसका जैसे धन का व्यय हो रहा है, इसी तरीके से मान भी अपने आप भंग हो जाएगा हम्म समय समय हम्म समय अंतराल। लेकिन मान जो है वो खुद से क्रिएट की गई स्थिति है, या या दूसरों की वजह से वो हो रहा है। हम्म 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 हम्म। हाँ, इसको इसको भी देख सकते हैं इस तरह से भी थोड़ा। बताए भाई, विनीता दीदी, सुनील भाई, कैसे देखते हैं मान का भंग जो है ये निश्चित है? मान मान तो फिर वो किसी मान, जब हम बात करते हैं तो किसी कारणवश कुछ 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 अचीवमेंट होती है, उसकी वजह से एक मान मिलता है। तो वो जो मान जो है वो परमानेंट नहीं होता हम्म। है ना। तो किसी कोई अचीवमेंट कोई और आगे अचीव करेगा तो फिर उसको वो मान मिलेगा। तो ये मान जो है, जैसे अभी वो तो रजत भाई भी कह रहे हैं, थोड़ा सा वो आरोपित मान से या अभिमान से लिंक होता हुआ ये वाला मान है, तो वो तो निरंतर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हम भी। हाँ, उस हाँ, कुछ कुछ। आरोपित भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, छोटे छोटे अचीवमेंट्स इन लाइफ हैं एज यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिविंग, हम्म है ना। तो जैसे हम्म प्राण भी हरण हम्म होएगा ही, है ना। वो पद ठीक भी है। आप जिस हाँ, जिस जगह पे हो वो नहीं होगा। उसी बिल्कुल। हिसाब से मान जो है, वो मान भी एक लेवल पे वो मान रहेगा, फिर वो मान कम भी हो जाएगा, किसी और हम्म को वो मौका मिलेगा वो उस जगह पे आने का। वो पद से ही रिलेटेड बन जाता है। हम्म। सुनील भाई, आप भी टिप्पणी रखें इस पे। हाँ भैया, जैसे दीदी बोल रही हैं, हम्म मतलब किसी चीज को मैंने मान लिया कि ये मेरी अचीवमेंट है, हम्म हम्म उस उसकी नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट भी हो ही सकती है, हम्म। तो तब तक ही रहेगा वो अचीवमेंट। कोई रिकॉर्ड बनाता है मान लीजिए, टूट भी सकता है रिकॉर्ड। एग्जाम्पल ये लॉस ऑफ फेम बोलेंगे आई थिंक। वो मैं इंग्लिश वाली बुक भी देख रहा था, उसमें लॉस ऑफ फेम लिखा हुआ है। तो फेम तो धीरे धीरे लूज होता ही है। फॉर एग्जाम्पल आज से 200 साल पहले जो इन्वेंशंस हुए थे, उनका फेम आज नहीं है उतना, क्योंकि उससे बढ़कर इन्वेंशंस काफी और हो गए हैं। तो जो फेम है वो तो मतलब
परमानेंट तो कभी भी नहीं रहेगा, वो तो डिटोरिएट होता ही रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसको हम ऐसा कह रहे हैं, ये जिसको जो फेम शब्द से लिंक कर रहे हैं, तो ये तुलनात्मक हो गया। मतलब यश जो है उसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं कि आप भी अच्छे से जी रहे हैं और मैं भी अच्छे से जी रहा हूं, इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम फेम की बात कर रहे हैं या मान की बात कर रहे हैं, तो कौन कितना फेमस है, कोई ज्यादा फेमस है, कोई कम फेमस है, उस हिसाब से उसको तुलनात्मक रूप में देख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके डिटीरियोरेशन होगा व्हेन समबडी एल्स गेट्स मोर फेम। ऐसा कुछ कुछ कह रहे हैं भैया? भैया वो आई थिंक कॉन्टेक्चुअल लगता है कि अगर मान शब्द को हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, जैसे प्राण है या पद है या धन है, तो बात ये सटीक लगती है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबली सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट बैट्समैन एवर टिल फ्यू इयर्स बैक। उसके बाद कोई और आएगा जो उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा और उनके ऊपर निकल जाएगा, तो वो पीछे हट चला जाएगा आदमी, और नया जो आया है क्रिकेटर उसका मान बढ़ जाएगा। लेकिन वही बात है कि मान शब्द की डेफिनेशन इस टाइम पे हम क्या लेकर चल रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपने जो पहले जो वर्ड यूज किया था जिसमें यश की बात चलती है, जो शायद ज्ञान से लिंक्ड है या जागृति से लिंक्ड है, वो तो अगर उससे लिंक होता है तो ये बात बिल्कुल भी एटलीस्ट आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद दिस कि ये नियति क्रम सिद्धियां हैं। वो तो कभी कभी हिलेगा नहीं। फिर मैं कोई जागृत मानव रहा तो उसको कभी उसका मान का कभी भंग होगा, ऐसा एटलीस्ट मुझे नहीं लगता हो। बिल्कुल ठीक है जी। ये निवि यहाँ पर है, तो हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो निवि कह रही है यहाँ पर जब मान का भंग हम बात करते हैं तो अभिमान का भंग की बात कर रहे हैं। ये सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर जो हैं वो धीरे धीरे उससे हमारा छुटकारा होता जाएगा, तभी वो हमारे जागृति की तरफ जाएगा। अभिमान का ऊपर डेफिनेशन अभिमान का भंग से बात ये स्वबल, बुद्धि, रूप, पद, धन, इसको श्रेष्ठ मानना और दूसरे को नेष्ठ मानना, यही अभिमान। आरोपित मान ही अभिमान है। तो ऐसा ही रजत भाई ने भी कुछ कुछ इशारा किया था कि क्या इससे लिंक कर सकते हैं, तो शायद यहीं पे ही आके लिंक हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। निवि को बोलिए कि साइड से क्यों बता रही है, बीच में आके बताए। नहीं, वो अभी तो आई थी, तो मैंने ही बोला कि देखो ये यहाँ पर हम थोड़े क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, तो बताओ। ठीक है, इसको नमस्ते बोलिए। मैं एक मिनट बुलाती हूँ। आई थिंक ये काफी अच्छा हो गया, जैसे सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो बहुत क्लैरिटी आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव भैया, यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो ये अनुभूतियां हैं इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं, राउंड है, स्टार है और फिर देन, इनका मतलब क्या है? ये भैया ये ना बुक में आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे ही ये मिलेगा। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको फिर से जी। एक सेकंड देखिए। ये है, देखिए ये चैप्टर 1 से पहले वाला, जो ये इंडेक्स से पहले वाला पेज है, इस पे ये आता है। तो जो बड़ा वाला डॉट है ये अनुभूति कह रहे हैं इसको। फिर ये 4 डॉट्स आते हैं, इसको परिभाषा कह रहे हैं, डेफिनेशन। फिर ये एक स्टार आता है, इसको संबंध, मतलब है ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसका स्पष्टीकरण क्या है, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर एक फ्लावर आता है, इसको अनुभूतियों का विश्लेषण या परिभाषा का विश्लेषण, उनका एनालिसिस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसका, मतलब इसको आप बार बार देखिए थोड़ा, तो और भी क्लियर हो जाएगा। इट इज डिफाइंड हियर। हेलो संजीव जी। हाय निविता, वेलकम। हेलो एवरीबॉडी। तो कहाँ दिल्ली में हो, कहाँ पर हो? मुझे सब दिख नहीं रहे। अच्छा ये रहे। हाँ, हेलो हेलो। कहाँ पर हो? नहीं दिख रहे निविता, आप भी नहीं दिख रहे। ओह अच्छा। संजीव भैया, इसको अगर हम शेयर हटा दें तो शायद बेटर देख पाएंगे। हाँ, स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ, वेरी नाइस। वेलकम वेलकम।
थैंक यू जी। ठीक है। तो ये मैं ये निविता दीदी अभी की निविता दीदी की मम्मी है विनीता जी, जो सेशंस में बैठती हैं। तो नाम में 6 ही कैरेक्टर्स हैं, उसी को ही आगे पीछे करने से माँ बेटी का नाम बन जाता है। ज्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ी। गुड गुड। और ये एक हमारे सामने केस ऐसा है कि बेटी ने मध्यस्थ दर्शन समझना शुरू किया और समझा, और उसका घर पे प्रभाव पड़ा, और घर के बाकी सदस्य मम्मी पापा और बहन वो भी जो है वो समझते हैं इसको। और ये विनीता दीदी तो पीछे 15 दिन का मानव तीर्थ में रायपुर में जो है वो मनोविज्ञान का सत्र भी करके आई हैं मार्च में। तो गुड गुड निविता। कब तक हो दिल्ली में? मैं 13th तक अभी, इनफैक्ट कल ही टिकट बुक हुआ फाइनली। मैं बीच में थोड़ा सा मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई हैड कम लिटिल हरिडली। I hope nothing serious। क्या? It was a cervical and vertigo issue which is now revolved. थोड़ा सा वो हो गया था, intensify हो गया था, so they required some support. So I took them to a chiropractor and now सब बढ़िया है। विनायक कहाँ पर है, दिल्ली में है कि उधर है? मानव तीर्थ। हाँ। ध्यान रखो भी, वहाँ भी काफी केसेस आ रहे हैं। रायपुर में भी क्या कहें, यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, हर तरफ आ रहे हैं, हर तरफ ध्यान रखा जाए। अभी रायपुर बेमित्रा दोनों लॉकडाउन हो गए हैं। हाँ यस, दुर्ग भी हो गया, सारा पूरा एरिया ही लॉकडाउन है। गुड। आपका भी इस सेशन में आना ड्यू था, मतलब बड़े लंबे समय से। तो आज जो है जैसे भी कहीं परिस्थितियां संयोग ऐसा बना कि आपको हमारी मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए आना ही पड़ा। मैं एक्चुअली यहाँ बस आई हैड जस्ट एंटर्ड, मैं भी नहा के बस आई थी, फिर देन मम्मा ने बोला कि कुछ क्वेरी चल रही है तो आज ना 2-3 मुश्किल सवाल आ गए तो सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। हाँ नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। चलो गुड, ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू बाय बाय। तो हमारा जो है ये एक आध ही अब रह गया है आज का, तो इसको भी कंप्लीट करके तो यहाँ तक हो गया हमारा ये वाली अनुभूति। अब आखिर में क्या है, ये लास्ट में अतः मानव के लिए परम लाभ मानवीयता का उपार्जन ही है, जिससे मानव सुखी होता है ना। तो अब क्या बता रहे हैं कि अभी तक जो है ये इन सब चीजों के लिए भाग रहे थे, है ना। ये शरीर बना रहे, पद बना रहे, मान बना रहे, धन बना रहे। तो कह रहे हैं कि भैया एक्चुअल में क्या बना रहे, मानवीयता बनी रहे। तो इसी से ही मानव सुखी होगा। नहीं तो मेरा बैंक भरा रहे और मेरे पास में जो है जिसे कहते हैं कि घर की दीवारों के अंदर मैंने सुविधाएं लगा रखी हैं और बाहर जो है सारा का सारा चीजें खराब रहेंगी, तो मानव सुखी होने वाला नहीं है। तो ये मतलब अगेन बार बार यही चीजें बाबा जी कहते हैं, लेकिन हर बार कहते हैं तो हर बार हमारे को लगता है कि इस तरफ ध्यान बना रहे। तो जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं वो मानवीयता पूर्वक ही बनेगी, अमानवीयता पूर्वक अव्यवस्था ही बनती है। जितनी हम अव्यवस्थाएं देख रहे हैं उनके रूट में, उनके मूल में अमानवीयता ही है। व्यवस्था जो है वो मानवीयता पूर्वक ही बनेगी। तो मानवीयता का उपार्जन करना ही मानव के लिए अल्टीमेट काम है ना। ये जो है ऐसा कह करके ये वाला चैप्टर जो है सर्वशुभ हो। कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं, चैप्टर 14। बताइए कुछ इसके ऊपर। वैसे तो टाइम भी हो गया, लेकिन कुछ करना हो थोड़ी बात और भी कर सकते हैं। जैसे ये मानवीयता था, तो जैसे मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रवृत्ति, वो सब तो पहले हो ही चुके हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो तो रिपीट नहीं होता, मतलब इन द सेंस मानवीयता है तो वो सब चीजें वो सब है ही, बस बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो हो चुका है इसलिए वो मेंशन नहीं है या कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही दीदी वही। अब हर बार वो पूरे के पूरे 6 पैराग्राफ लिखे जाए उसकी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान बना रहे, हम मानवीयता को व्यवस्था से, अमानवीयता को अव्यवस्था से ये रिलेट करते हैं, है ना। और फिर मानवीयता जो है वो जागृति पूर्वक आएगी, है ना। मानव
मानव समझदार होगा तो मानवीय ही होगा, है ना। तो उसी को ही जागृति जो है, एक अध्ययन क्रम से चलते हुए हम एक ऐसी स्टेट पे पहुंचेंगे, जैसे हम रेगुलर एजुकेशन में कहते हैं ना, बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, है ना। तो एक स्टडी का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बाबा जी कह रहे हैं, मानवीयता की स्टडी करते हुए जब हम उस स्टेट तक पहुंचेंगे कि हम शरीर और जीवन के डिस्टिंक्शन को देख पाए, और जीवन जो है वहां पर जो है हम सह अस्तित्व को क्लियरली देख पाए, और सह अस्तित्व में मैं जी सकता हूँ, सब मानव जीवन रूप में समान है, ये जैसे जैसे क्लियरिटी बनती है तो मानव मानवीयता पूर्वक ही जीता है। यही अपने में व्यवस्थित होने का कार्यक्रम है। इससे कम में आदमी व्यवस्थित होता नहीं है। इससे कम में, जैसे हमारी पहले परिस्थितियां थी, दिन में कितनी बार अपने अंदर भी हिलडुल होती रहती थी, कभी स्थिर लगता था, फिर थोड़ी देर तक यार मैं खुद ही हिल गया, है ना। कितनी बारी हम अपने आप को, अब जो शब्द आते हैं मैं वैसा देख पाता हूं, मैं अपने आप को पराधीन मानता था, स्वाधीन नहीं देख पाता था। सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है, मैं भी रिएक्ट करते करते पता भी नहीं चलता था, मैं भी उसी फ्लो में घुस जाता था। बाद में अपने पे भी गुस्सा आता था कि भैया ये मैंने किया क्या है, ठीक है। तो मेरा व्यवहार मेरे नियंत्रण में भी नहीं है, मेरा व्यवहार तो सामने वाले के नियंत्रण में है ना। वो जैसा करता है मैं वैसा ही हो जाता हूँ। तो ये तो ठीक नहीं लगता था, खुद को भी ठीक नहीं लगता था। तो जितना इस तरफ ध्यान जाता है, ये जो है चीजें एक दूसरे में लिंक होती रहती हैं। इसको मेरे को लगता है कि ये हम पढ़ते रहें, और रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहला काम स्व निरीक्षण का, सेल्फ एग्जामिनेशन का, है ना, वो करते रहें। तो मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे करके इट्स ए ग्रेजुअल बट डेफिनेट प्रोसेस। मतलब इसमें आप भी जितना अपने में फील कर पाए कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं, और इसकी जो है इस समझने की जरूरत है, उतना हम मतलब अपनी मेहनत करते रहेंगे, एंड वील रीच समवेयर। ठीक है, थैंक यू भैया। बढ़िया हो गया भैया। थैंक यू चलिए, भैया। ठीक है, सभी को नमस्ते, कल नमस्ते। मिलते हैं। थैंक यू। हाँ जी जी। भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।